गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमने एल्कीन का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और एल्कीन के चैप्टर में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट किए थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक मेथड हम पढ़ चुके हैं, कौन सा? एडिशन ऑफ HX। 4 एडिशन मैंने बताया था आपको, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ H2O एंड एडिशन ऑफ X2 और एडिशन ऑफ HOX। तो ये 4 मेथड है। यहाँ H2O है ना, एडिशन ऑफ H2O आज हम पढ़ने वाले। तो हमने एक मेथड पढ़ लिया, कौन सा? एडिशन ऑफ HX हमने पढ़ लिया है। अब जो हम स्टार्ट करने वाले वो है एडिशन ऑफ H2। ठीक है ना, एडिशन ऑफ H2 की एल्कीन पे H2O को किस प्रकार से ऐड किया जा सकता है, वो 3 टाइप से होता है। एक होता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, अम्लीय उत्प्रेरकीय जलीयोजन। दूसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और वीमर्क्यूरीकरण बोलते हैं हिंदी में, इसको OMDM भी बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। एक होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण, इस तरह से। तो एक है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, दूसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, तीसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और इसको OMDM बोलेंगे, इसको HBO बोलेंगे। ठीक है ना। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट वाले को बोलते हैं अम्लीय उत्प्रेरकीय जलीयोजन, दूसरे वाले को बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, वीमर्क्यूरीकरण, तीसरे वाले को बोलते हैं हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, अम्लीय उत्प्रेरकीय जलीयोजन। क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो जो अच्छा, एक मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा कि जो हमने एक शुरू में मैं एक लेक्चर ऐड कर दूंगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से जस्ट पहले, मतलब हाइड्रोकार्बन का पहला लेक्चर याद में मान लें, तो उसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल एग्रीमेंट, कुछ पेजेज में मैंने पढ़ा दिया था, कुछ एकाध पेज थे अपने, जहां पे मैंने नहीं एकाध पेज में रह गया था, बाकी सब पेजों में मैंने करा दिया था। ठीक है ना। तो वो आप एक बार फिर से पढ़े, और उनमें भी मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में डिटेल से नहीं बताया था, क्योंकि वो 12th में मुझे पढ़ाना था, लेकिन अभी तो हम 12th में आ चुके हैं। ठीक है। तो मैं पूरा वीडियो जो है ना वो यहीं पे ऐड कर रहा हूं, तो इसके भी नोट्स बना लेगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, सॉल्वेंट, ठीक है, लिविंग ग्रुप, ये सभी जो है ना हम 12th में दोबारा नहीं मैं इसको ऐड करने वाला। हालांकि एल्काइल हैलाइड मैंने ऐड कर दिया है, दूसरा नंबर का लेक्चर यही होगा आपके सामने, दूसरा और तीसरा जो लेक्चर रहेगा, लेकिन मैं इसको यहाँ भी ऐड कर देता हूं ताकि एक बार आप उसको ढंग से क्लियर कर लें, क्योंकि यहाँ भी मैं बारी बारी से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की बातें करते रहूंगा। तो अगर आपने वो नहीं देखा है वो लेक्चर या वो नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ी समस्या आ सकती है। और बात रही रीअरेंजमेंट की, तो वो YouTube पे अवेलेबल है वीडियो, तो वो आप वहां से देखें। ठीक है। या एल्काइल हैलाइड की मैंने पहला लेक्चर वो वहां पे कोट कर दिया, उसको ऐड कर दिया है, तो वहां भी वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, अम्लीय उत्प्रेरकीय जलीयोजन। क्या होता है? देखो नाम में आ रहा है, जलीयोजन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी H2 के मॉलिक्यूल को ऐड करना जलीयोजन कहलाता है। ठीक है ना। तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब क्या है? क्या एल्कीन पे हम डायरेक्ट हाइड्रेशन नहीं करवा सकते? भाई अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में जलीयोजन होता है, क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि एल्कीन का जलीयोजन? हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि एल्कीन का अम्लीय उत्प्रेरकीय जलीयोजन? भाई हम ऐसा भी तो कह सकते थे ना कि एल्कीन का जलीयोजन करवा दो साहब, तो जलीयोजन से H2 ऐड होके मतलब H2 जुड़ जाना उसमें, तो एडिशन हो जाना H2 का। लेकिन हमने क्या कहा है? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, इसका मतलब ये है कि अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में जलीयोजन किया जाता है। तो हम एक सवाल तो आपके दिमाग में यही क्रिएट हो गया कि सर जलीयोजन सीधा क्यों नहीं, अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्यों? एक सवाल ये। दूसरे सवाल कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो आप इधर देखिए, जैसे मैं कहूं कि कोई एल्कीन है, लाइक प्रोपीन का ही एग्जांपल लेते हैं, तो ये कोई एल्कीन है, ठीक है, और एल्कीन की रिएक्शन जब एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करवाते हैं तो इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है डाइल्यूट H2SO4। ठीक है। तो क्या बन जाएगा साहब? तो ये बन जाता है CH3, CH, देन OH और CH3। इस तरह से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और इसका जो रिएजेंट है, इस रिएक्शन का जो रिएजेंट है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का जो रिएजेंट है, रिएजेंट क्या है? रिएजेंट है कि अम्लीय माध्यम में जलीयोजन आपको करवाना है, तो एक तो कोई अम्ल होगा, और इसके साथ में H2O भी होगा। तो
कोई भी सीन बनाए कि H प्लस भी हो H2O भी हो तो वो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन का रिएजेंट हो जाएगा। अगर वो एल्कीन के साथ या अल्काइन के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो आप देखेंगे डाइल्यूट का मतलब तो H2 हो गया और H2O से ऊपर से H प्लस मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है डाइल्यूट H2SO4 बोलो। इसका मतलब हो सकता है डाइल्यूट HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3। तो इस तरह से मतलब कोई भी एसिड या मैं ऐसे कहूं कि सीधा ऐसे लिख देगा आपको तो H3O+, समझ लो, यानी दोनों की रिएक्शन से H3O+ बन जाता है। तो ऐसे डायरेक्ट लिख देगा। तो ये किस में टूटेगा? ये H प्लस और H2O में टूट जाएगा। तो बात तो एक ही H प्लस के साथ H2 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि सर ये बना कैसे है और H2 मैंने आपको बताया कि तो HCl जनरली HCl का डिसोसिएशन बहुत कम होता है और H2 का तो ना के बराबर होता है। H2 कभी भी H प्लस और OH माइनस में खुद से ब्रेक नहीं होता और खुद से ब्रेक होके पड़ा नहीं करता, वो H2 की फॉर्म में पड़ा है। अगर आपको कहा जाए कि H2 इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पे लॉन पेयर अवेलेबल है। ध्यान रखना, आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर H2 में H प्लस भी तो है और H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन मैं कह रहा हूं ना H2O से हम जानते हैं कि H प्लस और OH माइनस ब्रेक नहीं होता जब तक वो खुद से तो नहीं होने वाला, ठीक है। सेल्फ डिसोसिएशन तो उसका नहीं होता H प्लस और OH माइनस में, जब तक कि कोई H प्लस खींचने वाला नहीं आएगा वो H प्लस देगा नहीं, ठीक है। तो आप जरा देखिए इसका मैकेनिज्म देखें और इसके मैकेनिज्म से हम डील करते हैं कि कंपाउंड कैसे बना है, इंटरमीडिएट क्या है, क्या प्रोसीजर रहा होगा रिएक्शन का। तो मैं यहां इसका मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं, ठीक है। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म ये होगा कि ये कोई एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड देन CH2 और एल्कीन की रिएक्शन H2O भी लिया गया है और H प्लस भी लिया है, यानी अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति है और H2 यानी जलयोजन के लिए H2O तो लेना जरूरी है। तो आप देखिए कि जो एल्कीन है, एल्कीन खुद क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? एल्कीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी नंबर 3 का एग्जाम्पल है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर पाई बॉन्ड होता है तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये हमने वहां से सीखा। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे H प्लस क्या है। आपसे पूछना चाहूंगा भैया H प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है? तो H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल, H2 क्या होता है, H2 एक न्यूक्लियोफाइल। तो H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है और H2 एक न्यूक्लियोफाइल है और एल्कीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी रिएक्शन पहले किससे होनी है, इलेक्ट्रोफाइल से होनी है या न्यूक्लियोफाइल से होनी है? तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से होती है और न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से होती है। एल्कीन अगर न्यूक्लियोफाइल है तो पहले कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H प्लस है, यानी पहला अटेम किसका होगा, H प्लस का होगा। ये बात क्लियर है। और इसमें पाई बॉन्ड है, आप देखें कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड एडिशन होगा। पहली स्टेप में H प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। क्लियर है मेरा, ध्यान रखना इन बातों को। चलो नेक्स्ट हम बात करें अब ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, क्योंकि प्लस को तो माइनस की तलाश है, यानी इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करना है कि कम से कम नेगेटिव तो बने, ठीक है ना। तो होमोलाइटिक करवाना नहीं पड़ेगा, हेटेरोलाइटिक करवाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हुआ, सपोज दो जैसे ही इधर की तरफ ब्रेक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे जो नेगेटिव बनेगा ये नेगेटिव इस H प्लस के साथ में आ जाएगा और जैसे H प्लस के साथ आएगा तो यहाँ एक कार्बन आयन बन गया। तो यहाँ पे बन गया CH3 CH प्लस देन CH3। ये होता है इसका इंटरमीडिएट, ये होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। और जो इंटरमीडिएट है क्या इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन सेम सिचुएशन बन गई प्रीवियस रिएक्शन वाली, इट में रीअरेंज, यू नो। कार्बोकैटाइन जब बनता है तो उसमें रीअरेंजमेंट होने की संभावना रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, तो रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास भी हो सकता है। रीअरेंजमेंट कर लेनी पड़ा, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है या गाइड का फर्स्ट लेक्चर अवेलेबल है, उसको आप देख लें एक बार, ठीक है। चलो उसके बाद में जो यहाँ पे पहला स्टेप है जिसमें H प्लस का एडिशन हुआ है वही वाला स्टेप स्लो होता है और वही वाला स्टेप आ रहा है DSP। अब क्या होता है फास्ट स्टेट में H2O का एडिशन होता है।
आपको तो पता है कि H2 कभी भी H प्लस और OH माइनस की फॉर्म में ऐड नहीं होता। हम डायरेक्ट भले ही कह देते हैं कि इस रिएक्शन में ऐसा हुआ होगा कि H2 का OH माइनस यहाँ पे होगा और H प्लस यहाँ होगा, तो शायद ये बना होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि H2O से OH माइनस नहीं आता, H2O तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना भैया ना। चलो तो अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, तो अब ये लोन पेयर जो है वो इसको कोऑर्डिनेट करेगा, और जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा CH3, और इस कार्बन पे पहले कौन जुड़ेगा? इस कार्बन से सीधा जुड़ेगा ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन ने डोनेट किए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन के पीछे पीछे दो कौन आ गए? ये दो आ गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। क्या ऑक्सीजन का एक लोन पेयर पड़ा हुआ है? यस, क्योंकि दो लोन पेयर, एक ही तो डोनेट किया, एक तो पड़ा रहेगा ना वहीं पे। लेकिन एक बात बताओ, एक लोन पेयर डोनेट किया है तो कौन सा चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, आपको तो पता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जो ये बना है, अब ये जो सिचुएशन बनी है, इस सिचुएशन से तुरंत ही, क्योंकि आपको पता है कि जो पहली स्टेप में H प्लस गया था, मैंने आपको बताया था कि एल्कीन की रिएक्शन जो होती है ना, एल्कीन की रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, किसी इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत होती है। बिना इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता एल्कीन और एल्काइन का। एल्कीन एल्काइन की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है वो बिना इलेक्ट्रॉन्स नहीं के, बिना इलेक्ट्रोफाइल के इनिशिएट नहीं हो सकता, स्टार्ट नहीं हो सकता रिएक्शन। क्यों नहीं हो सकता? और ये मैं आपसे पूछूं तो, क्योंकि आपको पता है एल्कीन और एल्काइन एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल के इनिशिएटर की जरूरत होती है, और H2 भी न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी। अगर आपको कहा जाए ना कि एल्कीन की रिएक्शन केवल H2O से करवाया गया तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना, जल्दीबाजी में तुम चिपका रहे हो। लेकिन H प्लस के साथ H2 दिया है, डाइल्यूट H2SO4 दिया है, तो वो रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो अब जरा बताना, ये जो बना है, तो ये H प्लस जो गया था पहली स्टेप में, जो H प्लस गया है, ये H प्लस एक कैटलिस्ट के फॉर्म में गया है, और ये जो कैटलिस्ट के फॉर्म में गया है, तो जाहिर सी बात है तो जाके निकल के आना वापस, तो फाइनली जो लास्ट स्टेज है वहां पे एक H प्लस आउट हो जाएगा, और जैसे ही H प्लस आउट होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH देन OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। तो इस तरह का एक रिएक्शन बन जाएगा, वही अल्कोहलिक ग्रुप बन चुका है। तो आप देखेंगे पूरा जो मैकेनिज्म है, इसमें कुछ की पॉइंट्स भी हम लिखेंगे। की पॉइंट भी इधर लिख दो, स्पेस बचा है मेरे पास। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये मास्टर नहीं बनाने वाला, क्लासरूम में भी ऐसे ही करते थे, पूरा बोर्ड लिख के चले आया करते थे, हम पीछे उतार कर रहा करते थे, पता चले अगले लेक्चर का आधा लेक्चर निकल। चलो इधर देखो, ठीक है ना। देखो इसकी कुछ की पॉइंट्स है। सबसे पहला की पॉइंट, क्या ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है? बोलो, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों एडिशन? आप देख पा रहे हो इसमें कुछ एलिमेंट है, कुछ भी स्मॉल मॉलिक्यूल, कुछ एटम आउट नहीं हुए हैं, केवल ऐड हुआ है। कौन ऐड हुआ है? ओवरऑल H2O का एडिशन हुआ है, तो हम कहेंगे कि एडिशन है। और पहले स्टेज में इलेक्ट्रोफाइल एडिशन हुआ है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड पॉइंट की, क्या इसमें जो इंटरमीडिएट है, क्या इसमें इंटरमीडिएट एक कार्बोकेटाइन है, और कार्बोकेटाइन है तो क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने का संभावना रहेगा? इट में रीअरेंज। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेट है, वही आरडीएस है, और उसी में इलेक्ट्रोफाइल एंटर किया है। सेकेंड स्टेप जो होता है वो फास्ट स्टेप है, और फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल गया है, वही स्टेप आरडीएस है। सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है जो कि फास्ट स्टेट में होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन समझिए आप, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर, आप लिख लेना भी पूरा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा? वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन, सो हम डायरेक्टली कहेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। सो सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें,
इस रिएक्शन में आप देखें कि एक इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है जो H+ है। तो कैटलिस्ट जो है वो हमने क्यों लिया है, ताकि वो रिएक्शन को इनिशिएट कर सके, रिएक्शन को स्टार्ट कर सके। आप बताएं क्या इस रिएक्शन में हम डायरेक्टली अगर देखते हैं तो आप देखिए H2O अगर ऐड हुआ है तो हम जैसा कि बोलते हैं अक्सर कि OH- तो यहां पे गया है और H यहां पे गया है। तो क्या इसमें ओवरऑल मार्कोनिकोव का रूल लग रहा है? क्या ओवरऑल देखो जिसमें हाइड्रोजनों की संख्या कम है वहां पे OH- गया है। ओवरऑल अगर हम चेक करें, केवल हम अपनी सुविधा के लिए बता रहे हैं, बाकी आपको पता है कि OH- नहीं जाता, H2 ही जाता है। लेकिन अगर हम देखें कि नेगेटिव रिश्ता उस कार्बन पे गया है जिस कार्बन पे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है, और जिस कार्बन पे हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे पॉजिटिव रिश्ता जाता है, यानी H+ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये फॉलोड बाय मार्कोनिकोव रूल। क्या ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कर रहा है? यस। अब कर लें कुछ एग्जांपल्स। अब मेरे साथ एग्जांपल नंबर 1 कंप्लीट करना रिएक्शंस को। मैं ऐसे बना दूं क्या? बोलो। यहां पे है, बताओ अगर इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करवाना है क्या बनेगा? बोलो। देखो अब थोड़ा स्पीड से काम करना है, इतना हम अभी धीरे-धीरे नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमने बहुत स्लो पढ़ा अभी तक। तो अब मैं आपको रिअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन डायरेक्टली करवाया करूंगा और आप खुद से देखना, ठीक है ना? सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा या यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा? जल्दी से बताओ, इतना टाइम नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा तो वहीं पे H2 का अटैक हो जाना, वो H बच जाना। इतना जल्दी कर। अरे भाई यहाँ पॉजिटिव 1 डिग्री है, यहाँ पॉजिटिव 2 डिग्री है, विच इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो आप कहोगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव बना नहीं बना। क्या ये पॉजिटिव रीअरेंजमेंट करेगा? नहीं करेगा। यहाँ बने कोई एक आइडेंटिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे OH भेज दो, यहाँ पे H भेज दो, तो डायरेक्ट में इसका आंसर लिखो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ये बन जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 ये है, इसमें बताना नहीं प्लीज अलाउ मी। चलो ऐसे ही बना देता हूं। इसमें बताओगे क्या बनेगा? वही सेम कंडीशन। पहला पॉजिटिव कहां बनेगा? यहाँ पे बनेगा या यहाँ पे बनेगा? देखो यहाँ पे पॉजिटिव बनाओगे ना 4 अल्फा जाएंगे, यहाँ पे बनाओगे ना 5 अल्फा जाएंगे। देखना बना के चेक करना। तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि जहां स्टेबिलिटी ज्यादा मिलने वाली है हम वहीं पे OH ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें कि अगर 4 मेंबर रिंग है और इसके बाहर अगर कोई डबल बॉन्ड है, इस पे H2O का एडिशन करवाना है इस कैटालाइज्ड की प्रेजेंस में, सबसे पहले पॉजिटिव कहां बनेगा? तो हम कहेंगे इसका जो आंसर होना है वो क्या होना है? सबसे पहले पॉजिटिव होना है। ध्यान से सुनना नहीं, सबसे पहले पॉजिटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। क्या इसमें रिंग एक्सटेंशन हो जाना है? या 4 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव हो या 5 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव हो, तो उस केस में रिंग एक्सपेंशन होता है। तो रिंग एक्सपेंड कर दी और इस तरह से बॉन्ड को ब्रेक करना है कि पॉजिटिव के बगल में क्या मिल जाए? पॉजिटिव मिल जाए। तो यहाँ पे पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ नेगेटिव मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या बन जाएगा? तो सबसे पहले ये सिचुएशन जो बनेगी वही देख रहा हूं, ठीक है ना? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और ये इस तरह से है और यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे नेगेटिव बन गया। यहाँ पे पहले से ही एक पॉजिटिव था और यहाँ पे भी पहले से एक पॉजिटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव अभी बना है, ठीक है ना? तो अब जरा मुझे बताएं, अब इसमें क्या इस पॉजिटिव का और इस नेगेटिव का नया बॉन्ड बन जाएगा? और जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव का नया बॉन्ड बन जाएगा तो आप देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन की एक रिंग बन गई। तो 5 कार्बन की एक रिंग बना दो और जैसे ही 5 कार्बन की रिंग बनाओगे तो आप देखोगे कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो खत्म हो चुका है, क्योंकि बॉन्ड ही बना लिया भाई। लेकिन एक कार्बन पे पॉजिटिव बच जाएगा ना, और जिस पे पॉजिटिव बचेगा ना उसके जस्ट पड़ोस वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप भी होगा, तो इसके जस्ट पड़ोस वाले पे एक मिथाइल ग्रुप होगा। और अब क्या इसमें एक बार और रीअरेंजमेंट हो सकता है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। और जैसे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पे H2O से H+ आएगा, OH- आएगा और फाइनली ये बना देगा OH। तो इसका जो अल्टीमेट आंसर है ना
वो ये। देखो अगर ये सवाल आपको समझ नहीं आया है तो गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आपने रीअरेंजमेंट नहीं पढ़ा। तो निवेदन है कि एक बार रीअरेंजमेंट पढ़ें, उसके बाद ही इधर आना, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। सवाल नंबर 4 देखें। सवाल नंबर 4 ये है कि अगर मान लो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, ठीक है ना, और 5 मेंबर रिंग के बाहर की तरफ डबल बॉन्ड है और इसकी रिएक्शन करवाना है डाइल्यूट H2SO4 से। बताओ क्या बनेगा। अगर 4 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव बना था तो 5 मेंबर में कन्वर्ट हुआ, और 5 मेंबर के बाद पॉजिटिव बनेगा तो ये 6 मेंबर में कन्वर्ट होगा। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं, ठीक है ना। देखो पहले तो ये बनेगा, फिर इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होकर ये इस तरह का कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ H2O से OH आ जाएगा, और फाइनली जो अल्टीमेट आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है ना। आप एक बार ये पूरा मैकेनिज्म से करके देखना, शायद हो जाएगा आपसे, फिर भी नहीं हो तो देखते हैं, रीअरेंजमेंट पढ़ना फिर से, ठीक है ना। एक सवाल होता है, एक सवाल ये है मेरा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे इस तरह का है, आपको बताना है कि डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन क्या प्रोडक्ट करना। क्या सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा तो वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 डिग्री में बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले इसमें देखें, सबसे पहले इसमें एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा इस तरह का, ये बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद में ये जो कंपाउंड है ये इस तरह का कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब यहीं पे H2O से OH ऐड हो जाएगा, तो फाइनली जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह का। तो ये होगा इसका अल्टीमेट आंसर। सेकंड में स्टार्ट करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, वीमर्क्यूरीकरण एंड OMDM भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसका रिएजेंट क्या है सर? रिएजेंट है HgOAc2 in THF। THF नथिंग बट THF इज सॉल्वेंट, ठीक है ना। इसका पूरा नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। ये सॉल्वेंट है, विलायक की तरह काम करता है। तो इसका मेन रिएजेंट क्या है? HgOAc2 in THF, और सेकंड रिएजेंट है NaBH4H3O+। जो HgOAc2 है ये मर्क्यूरेशन का रिएजेंट ऑफ मर्क्यूरेशन का रिएजेंट है, और ये मर्क्यूरीकरण का रिएजेंट है, और ये है वीमर्क्यूरीकरण का, डीमर्क्यूरेशन का, दिस रिएजेंट ऑफ डीमर्क्यूरेशन। ठीक है ना। क्या रिएक्शन है जरा आप देखें। रिएक्शन ये है साहब कि अगर कोई एल्कीन लिया जाए, ठीक है ना, और एल्कीन की रिएक्शन अगर इन रिएजेंट से करवाई जाए, जो कि क्या है, जो कि है HgOAc2 in THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, और सेकंड रिएजेंट है NaBH4 और H3O+ या H2OH+, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ही बनता है, और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल OH- जो है वो उस कार्बन पर अटैक करेगा या उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है, ठीक है। क्या इसका मैकेनिज्म आपके दिमाग में आ रहा है, ये AC क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो AC के लिए अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि जो AC होता है ना उसको बोलते हैं एसीटाइल, ठीक है, एसीटाइल बोलते हैं। और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, वो ये होता है CH3 और C डबल बॉन्ड O, ये होता है AC का मतलब एसीटाइल। अगर आपको कभी कहा जाए ना कि एसिटिक एसिड बनाओ, तो कभी कभार ऐसा भी लिख दिया जाता है, AC का मतलब ये हो गया, अब यहाँ पे OH लगा दो तो वो एसिटिक एसिड हो जाता है, तो ACOH लिख देगा, उसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब AC का सिंबल ये होता है, C डबल बॉन्ड O देन CH3, ठीक है। मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? मर्क्यूरेशन। स्टेप नंबर 2 डीमर्क्यूरेशन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है? तो HgOAc2 की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी होती है, ये Hg हो गया, और OAc2 कितना है सर? 2 है, OAc2
ठीक है। और अब यहां से इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो ये एक बॉन्ड जो है ना वो इधर की तरफ ब्रेक होगा और OAC माइनस इलेक्ट्रॉन लेके अंदर जाएगा, तो एक तो बन जाएगा ACO माइनस और साथ में एक बन जाएगा Hg प्लस और OAC। और ये जो कंपाउंड है ना Hg प्लस, यही अपना इलेक्ट्रोफाइल है, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन, ठीक है। और ACO माइनस जो बना है ये आउट हुआ, इलेक्ट्रॉन लेके निकला है, तो इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव आया यही अपना इलेक्ट्रोफाइल है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर एल्कीन पर अटैक करता है, क्योंकि आपको पता है कि एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल ही पहली स्टेप में आने वाला है। तो ये जो एल्कीन है, ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन पे कौन आने वाला है सर, इस एल्कीन पे एक इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है Hg प्लस और OAC। आपको तो पता है कि ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक करेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पे बन जाता है CH3 और CH प्लस और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ जाएगा ये Hg, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये आ गया Hg और OAC। लेकिन ये जो कंपाउंड होता है ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होता है, यानी ये बहुत कम समय के लिए बनता है और तुरंत ही ना ये इंटरमीडिएट है, ध्यान रखना, इसलिए कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की फॉर्म में नहीं बनता है। जैसे ये बनता है ना तो Hg अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बोकेटाइन को डोनेट कर देता है और Hg जो है ना वो ये पॉजिटिव जो कार्बन पे है वो खुद पे ले लेता है, क्योंकि Hg पे बड़ी साइज के परमाणु पे जो पॉजिटिव होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसने Hg ने क्या किया, Hg ने ये जो पॉजिटिव कार्बन पे है इसने खुद पे ले लिया और खुद पे लेके खुद पे पॉजिटिव चार्ज वापस आ गया और ये OAC। तो इस तरह का एक साइक्लिक मर्क्यूनियम आयन बना लेता है और यही इसका इंटरमीडिएट भी है। ये जो साइक्लिक कैटाइन है यही इसका इंटरमीडिएट है, यही रिएक्शन का मध्यवर्ती होता है और इसमें कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट कहां होता है, रीअरेंजमेंट होता है एक कार्बोकेटाइन, और ये कार्बोकेटाइन नहीं है, ये साइक्लिक कैटाइन है, वो भी Hg पे पॉजिटिव है, कार्बन पे नहीं है, तो नो रीअरेंजमेंट और इंटरमीडिएट साइक्लिक कैटाइन नहीं होता है इसमें। और अब यहाँ पे क्या होता है, H2O से H2O का मॉलिक्यूल अटैक करता है, लेकिन अब किस पे अटैक करेगा, तो देखो अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, तो वहीं पे पॉजिटिव बनाओ जहां पे ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव बन सके, तो यहाँ पे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और H2 का मॉलिक्यूल अटैक कर जाएगा और यहाँ पे फाइनली जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH, यहाँ पे H2 आ चुका है तो OH2 प्लस बन गया ऑक्सीजन आयन, और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आ गया CH2 और ये वापस से बन गया HgOAC। और फाइनली जो NaBH4 होता है ये क्या करता है, यहाँ से NaBH4 यहाँ से इस मर्क्यूरियम आयन को या मरकरी को हटाता है, Hg को हटाता है और यहाँ से H+ को लाता है, तो फाइनली ये बन जाता है CH3 और CHOH और यहाँ पे बन जाता है CH3, ठीक है। तो इस तरह से ये अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और फाइनली जो NaBH4 यहाँ पे ऐड हुआ है, तो NaBH4 के साथ में जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो फाइनली क्या होता है, एक तो Hg अल्कोहल बन जाता है, एक Hg बाहर हो जाता है और यहाँ पे एक ACOH भी बन जाता है, एसिटिक एसिड भी बन जाता है, ठीक है। हमको तो इससे मतलब है कि अपना प्रोडक्ट अल्कोहल होना चाहिए था, वो बना है। तो आप इसमें देखिए अल्टीमेट अगर हम देखें तो इसमें और पहले वाली रिएक्शन में कोई थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या कि उसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होता है जबकि इसमें इंटरमीडिएट साइक्लिक कैटाइन है। उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है उसमें कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। और ध्यान रखना ओवरऑल उसमें भी मार्कोनिकोव था और इसमें भी मार्कोनिकोव है, जी हाँ। देखें OH इस पे क्या है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है और OH यहाँ पे H है, तो हम कहेंगे कि इसमें इंटरमीडिएट जो है वो भले ही फ्रीली कार्बोकेटाइन नहीं है, Hg पे पॉजिटिव है, वो कार्बोकेटाइन नहीं होता, नॉन कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो रीअरेंजमेंट की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ओवरऑल यहां भी मार्कोनिकोव रूल ही फॉलो होगा, ठीक है ना। तो फॉलोड बाय बोलो मार्कोनिकोव रूल MKW,
बट स्पेसिफिक बात क्या है? स्पेसिफिक बात ये है कि इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट ओवरऑल फॉलोड बाय मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, चलो एक तो एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि CH3 और CH डबल बॉन्ड देन CH2, इसकी रिएक्शन आपको करवाना है OMDM के रिएजेंट से, बताओ क्या बनेगा? देखना उसमें तो क्या होता था, अगर इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करे तब तो इसमें यहां कार्बोकेटाइन बन के रीअरेंजमेंट होता था, लेकिन इसके केस में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो हम कहेंगे कि यहां पे बन जाएगा CH3 CH CH3 और यहां पे आ जाएगा CH और डायरेक्ट मार्कोनिक ग्रुप लगेगा, कोई रीअरेंजमेंट यहां नहीं होगा। तो ध्यान रखना, इसमें मॉडिफाइड जो मार्कोनिक ग्रुप है ना वो नहीं करता। इसमें जो पहले वाला मार्कोनिक होता है कि वहीं पे जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वो वहीं पर अटैक करेगा बस, क्योंकि उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। और पहले वाला मार्कोनिक वहां तो लगता है जहां रीअरेंजमेंट नहीं होता, वो कहां नहीं लगता? जहां रीअरेंजमेंट होता है। तो इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहां फ्रीली आप वो मार्कोनिक रूल को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं एक सवाल लूं, अगर मैं कहूं कोई 5 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर रिंग में यहां कोई डबल बॉन्ड है और इसकी रिएक्शन OMDM के रिएजेंट से आपको करवाना है, तो आप बताएं क्या बनेगा? क्या यहां पे पॉजिटिव बनके ये रीअरेंजमेंट करना चाहेगा? नहीं, यहां पे फ्रीली कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, यहां पे सीधा आपको क्या लगाना है? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि उस कार्बन पे OH को भेजो जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट नंबर 3 देखते। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई 4 मेंबर रिंग है, ठीक है ना, 4 मेंबर रिंग है और इस 4 मेंबर रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड लगा हुआ है और इसमें OMDM, तो क्या इसमें कोई रीअरेंजमेंट होगा? क्या इसमें कोई रिंग एक्सटेंशन होगा क्या, या डायरेक्टली OH ग्रुप ऐड हो जाएगा? डायरेक्टली OH ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि OMDM रिएक्शन में की पॉइंट क्या है कि इसका रिएजेंट याद रखना HgOAC2 इन THF देन NaNH4 और H3O+, ये दो रिएजेंट है। पॉइंट क्या याद रखना है? मार्कोनिकॉफ रूल लगता है लेकिन कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, और एडिशन ऑफ H2 और एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन से करें तो वहां पे रीअरेंजमेंट होता है, कार्बोकेटाइन बनता है और फाइनली H2 ऐड होता है। अब लास्ट और बच रहा है वो है थर्ड वाला रिएजेंट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमने लास्ट लेक्चर में सेकंड तक हम पढ़ लिए थे। एडिशन ऑफ H2 में हमने 2 मेथड पढ़े थे, बोलो कौन कौन से? एक हमने पढ़ लिया था एडिशन ऑफ H2 में एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एक हमने पढ़ लिया था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो अब हम देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO। रिएजेंट क्या है? रिएजेंट है इसका B2H6 इन THF। B2H6 एक्चुअली है, लेकिन इसका जो रिएक्टिंग स्पीसीज होता है ना वो एक्चुअली BH3 होता है। ठीक है ना? और सेकंड रिएजेंट है H2O2OH-। ठीक है? ये हाइड्रोबोरेशन का रिएजेंट है और ये ऑक्सीडेशन का रिएजेंट है। ठीक है ना? तो क्या है जरा समझिए, रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ये है कि अगर कोई एल्कीन ली जाए और एल्कीन की रिएक्शन अगर B2H6 इन THF, ठीक है, और H2O2OH- से करवाई जाए, तो बड़ा स्पेसिफिक एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जिससे 1 इन से 1 ऑल बनाया जा सकता है। आप देखें, क्या ये 1 इन है और क्या ये 1 ऑल है? 1 इन से 1 ऑल बनाने का ये सबसे बेस्ट मेथड होना चाहिए। अभी तक आपने देखा कि जो प्रीवियस 2 रिएक्शन थी, उन दोनों रिएक्शन में अगर आपने 1 इन दिया है तो 2 ऑल बना था, बीच में वही चाहे था मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पे कार्बोकेटाइन बन जाता है या मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा था। ठीक है, लेकिन इसके केस में
इसके केस में एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है और आप देखेंगे कि जिस पे हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा है ना वहां पे OH ग्रुप है। तो हम कहेंगे कि ये 1 से 1 ऑल बनाने का बहुत अच्छा मेथड है। ये सवाल बहुत फेमस है कि प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल कैसे बनाया जा सकता है। तो डायरेक्ट यूज किया जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो BH3 होता है तो BH3 में मैं ऐसे लिख दूं BH2 और H। बात तो यही, जनरली आपने देखा है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लेकिन बोरोन से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर किया जाए ना तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बोरोन। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से जो BH3 है ना उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है ना, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है इलेक्ट्रॉन खींच के डेल नेगेटिव बनाता है और बोरोन पे डेल पॉजिटिव बनता है, ठीक है। तो इस तरह से जो H माइनस बना है, डेल H माइनस बना है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक मार सकता है और जो बोरोन पे पॉजिटिव है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक मार सकता है। जरा ये पॉइंट आप ढंग से एक बार क्लियर करें। BH3 में जो इलेक्ट्रोफिलिक काम करता है वो बोरोन का एटम होता है और जो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है वो हाइड्रोजन का एटम होता है। क्यों न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन है? क्योंकि वो H माइनस की फॉर्म में है, H डेल माइनस की फॉर्म में हमेशा रहता है। क्यों H माइनस H डेल माइनस की फॉर्म में रहेगा? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है। क्यों ऐसा हुआ कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से बाद डेल नेगेटिव आया? ये हम पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट में कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की सामर्थ्य रखता है। तो फाइनली हम वापस से जब मैकेनिज्म को समझते हैं तो मैकेनिज्म में आप देखें, मैकेनिज्म में आप देखोगे कि जो एल्कीन है, आप देखेंगे जो एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन जब BH3 से करवाते हैं तो आप मुझे बताएं कि ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होना चाहता है तो इस कार्बन पे डेल नेगेटिव आना चाहेगा, इस कार्बन पे फिलहाल डेल पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, कुछ बॉन्ड अभी बचा है, पूरा बॉन्ड टूटा नहीं है। अब जो BH3 आता है ये इस तरह से आता है, इस यहाँ पे जो पॉजिटिव हिस्सा है क्योंकि आपको पता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है तो ये बॉन्ड उधर की तरफ ब्रेक होने की टेंडेंसी रखता है और बोरोन पे पॉजिटिविटी है तो बोरोन तो यहाँ पे आएगा BH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे डेल नेगेटिविटी है और यहाँ पे डेल पॉजिटिविटी है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है और पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इसकी रिएक्शन जब हम किससे करवाते हैं? BH3 से करवाते हैं इसकी रिएक्शन। तो एक इस तरह का इंटरमीडिएट बनता है, मतलब इंटरमीडिएट तो नहीं कहूंगा लेकिन ट्रांजिशन स्टेज बनता है। कैसा वो बनता है? कुछ ऐसा कि यहाँ पे क्या होता है साहब, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक BH2। तो ये जो बॉन्ड है ये इस कार्बन हाइड्रोजन का ये नया बॉन्ड तो बन रहा होता है, पुराना बॉन्ड जो है वो टूट रहा होता है, यहां से एक नया बॉन्ड बन रहा होता है और यहां पे भी एक पुराना बॉन्ड क्या हो रहा है? टूट रहा होता है। तो ओवरऑल ये एक ट्रांजिशन स्टेज बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है और फाइनली आप देखोगे तो थोड़ी देर बाद आप पाओगे कि यहाँ पे बन गया है CH3CH2। समझ में आई बात? ये बॉन्ड बन चुका है, ये बॉन्ड टूट चुका है तो हाइड्रोजन जुड़ गया, CH2 बन गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे बन गया CH2 और यहाँ पे बन गया BH2। क्या BH2 को मैं ऐसे लिख दूं BH इस तरह से, और जब इसकी रिएक्शन ये जो बना है अगर इसकी रिएक्शन फिर से हम उसी एल्कीन से करवाएं, जो कि हमने स्टार्टिंग में लिया है, इसको मैं फर्स्ट कंपाउंड बोल रहा हूं, तो क्या बनेगा? तो देखो यहां पे भी वही सीन होगा कि हाइड्रोजन पे डेल नेगेटिव है, बोरोन पे डेल पॉजिटिव है और ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होना चाहिए कि यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये बॉन्ड और ये बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड फिर से वही TS बनेगी। TS कैसी होगी? ध्यान से देखना भाई थोड़ा, ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे आएगा CH2 डबल बॉन्ड देन CH देन CH3। तो आप देखोगे कि ये एक नया बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। तो फाइनली जो बनेगा ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फाइनली ये बनेगा देखो CH3 CH2 CH2, ठीक है ना, CH2 और यहाँ पे एक BH बचेगा और यहाँ पे बनेगा CH2 देन CH2 देन CH3। ध्यान से समझना कैसे बना।
जैसे ही आपने ये देखा कि ये वाला बॉन्ड बन रहा, आपने देख लिया, नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे रीराइट कर रहा हूं, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। तो फाइनली CH3 CH2 CH2 BH, ये तो बच गया, ये बॉन्ड टूट गया, इससे कोई लड़ा लगा नहीं है, ये बॉन्ड बन गया। तो BH से कौन जुड़ गया, CH2 CH2, ये CH2 एक बॉन्ड बन चुका है, फिर CH3, तो बीच में क्या बच गया, BH, और BH से इधर भी CH2 CH2 CH3 और इधर भी CH2 CH2 CH3। तो इस तरह से ये बन गया। लेकिन अभी ये रिएक्शन यहां रुकने वाली नहीं है, बोलो क्यों? क्योंकि बोरोन के पास अभी भी एक हाइड्रोजन और है, तो ये फिर से उसी एल्कीन से रिएक्शन करने वाला है। और जैसे ही एल्कीन से रिएक्शन करेगा तो क्या इस बार वापस से वही सेम रिएक्शन होनी है, और जो बनेगा वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं और इसको मैं सेकंड कंपाउंड लिख रहा हूं, और जो बनेगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ये इस तरह का मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन था ना वो भी यहां से निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा CH2, देन CH2 और CH3, और यहाँ पे एक मोल और आ जाएगा, इसे लिखा है एल्कीन, CH2 CH2 और CH3, और ये कंपाउंड नंबर 3 है। ठीक है, और अब क्या होता है साहब, अब यहां पे होता है कि जो कंपाउंड फर्स्ट बना है या जो कंपाउंड सेकंड बना है या जो कंपाउंड थर्ड बना है, इन तीनों में से किसी भी रिएक्शन अगर हम H2O2OH माइनस से करें, H2O2OH माइनस से करें, तो फाइनली ये बनाता है CH3 CH2 CH2 और OH। मतलब ये बोरोन को उड़ा के वहां पे हाइड्रोजन OH ग्रुप लगा दिया, बोरोन को उड़ा के वहां पे OH ग्रुप लगा दिया। अगर आपको सफिशिएंट टाइम है आपके पास में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तक बनने का वेट करो, उसके बाद में H2O2OH माइनस ऐड करो। आपको जल्दी प्रोडक्ट बनाना है तो फर्स्ट बनते हैं H2O2OH माइनस ऐड कर दो तो तुरंत ही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से यहां पे एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। और ध्यान रखिए कि इसमें इंटरमीडिएट कोई कार्बोकैटाइन नहीं बना, इसमें कोई कार्बोकैटाइन नहीं बना है, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। एक बार रिकॉल करना चाहूंगा, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन पढ़ा। उसमें आपने देखा कि जो इंटरमीडिएट है वो क्या बना था, वो कार्बोकैटाइन बना था। वहां पे रीअरेंजमेंट का ऑप्शन भी था, और उसी के साथ में मैं कहूंगा कि वहां पे मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। और मार्कोनिकोव में कौन सा, दोनों, कौन सा, अगर रीअरेंजमेंट नहीं है तो पुराना वाला था, अगर रीअरेंजमेंट आ गया तो मॉडिफाइड जो मार्कोनिकोव रूल ने बनाया वो फॉलो होगा। नेक्स्ट हम बात करें नंबर 2 आपने पढ़ा कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी ये है कि इसमें साइक्लिक जो मर्क्यूरियम आयन है वो एक इंटरमीडिएट है और इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। और रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल भी लगता है, फॉलोड बाय मार्कोनिकोव रूल। और थर्ड आपने पढ़ा कौन सा, थर्ड आपने पढ़ा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बड़ी स्पेसिफिक रिएक्शन, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई है। और HBO जो रिएक्शन होती है ना, और इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जो बोरोन और हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं ये सिन एडिशन होता है, सेम डायरेक्शन से ऐड होते हैं, तो ये सिन एडिशन भी, ठीक है ना। इसी में मैं लिख देता हूं कि इट इज सिन एडिशन, और सिन एडिशन के थ्रू ही ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। बोरोन जिस दिशा से जाएगा हाइड्रोजन भी उसी दिशा से जाएगा, तो बोरोन को हट के जब वहां पे OH आएगा तो वो हाइड्रोजन की दिशा में ही जुड़ेगा, ठीक है ना। इसी के साथ में जो HBO है उसमें आपने देखा कि कोई कार्बोकैटाइन नहीं बना, नो कार्बोकैटाइन नो रीअरेंजमेंट, कोई पुनर्विन्यास वहां संभव नहीं है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है, ठीक है, फॉलोड बाय एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंड फोर्थ पॉइंट सिन एडिशन ही करता है। सिन एडिशन का मतलब क्या होता है, समान दिशा से ये जुड़ते हैं OH और H। अब हम एक काम करते हैं, अभी जो हमने रिसेंटली रिएक्शन पढ़ा है कौन सा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 देखिए, अगर मैं ये वाला ही एग्जांपल ले लूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
और इसका हम करें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो याद करो ये 1 से क्या बन जाता है 1 मोल। एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से, एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से OH को कार्बन पे ऐड कर देना जहां हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। एग्जांपल नंबर 2, और कोई रिएरेंजमेंट नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात पे। अभी मैं कहूं कि यहाँ पे इस तरह का कोई रिएजेंट है और यहाँ पे HBO आपको करवाना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएजेंट मैंने लिया है, तो क्या यहाँ पर नहीं, ध्यान रखना बहुत फेमस सवाल है ये। यहाँ पे OH ग्रुप ऐड होता है, समझ में आया कि जिस पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहीं पे OH ग्रुप ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की और इसकी रिएक्शन अगर HBO से करवाना है, ध्यान देना यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या दोनों में इक्वल है, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, OH माइनस उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या बराबर है। तो अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से चेक करेगा कि जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है वो मार्कोनिकोव रूल था, तो जहां पे लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा ये एंटी मार्कोनिकोव रूल हो जाएगा। तो OH कहां जाएगा जहां स्टेबिलिटी कम मिलेगी, उसका जस्ट अपोजिट करना था मार्कोनिकोव का, तो स्टेबिलिटी ज्यादा यहां मिलती थी, तो मार्कोनिकोव के हिसाब से यहां पे जाना चाहिए, तो एंटी मार्कोनिकोव के हिसाब से यहां जाना चाहिए। तो इसका अगर एडिशन होता है तो ये एडिशन होगा यहां। एक अगर और ले, अगर मान लो कि 4 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो क्या इसमें कोई रीअरेंजमेंट होने का चांस होगा? क्या कोई रिंग एक्सपेंशन, रिंग कंडक्शन जैसी सुविधा बनेगी? नहीं बनेगी साहब, डायरेक्टली आंसर। नंबर 5, एक लास्ट सवाल, 6 मेंबर रिंग है और बाहर की तरफ एक डबल बॉन्ड है, बताओ साहब HBO करवाना क्या बनेगा? तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा वहीं पे OH को ऐड करना, तो यहां पे OH आ जाएगा। तो फाइनली जो यहां पे कंपाउंड बनने वाला है ये बनने वाला है कुछ इस तरह, यहां पे क्या आ गया OH। तो ये हो गया है अपना H2O का एडिशन किस तरह से करते हैं, एडिशन ऑफ H2 किस तरह से किया जा सकता है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं, इससे पहले हम कोई नया टॉपिक चालू करें, एडिशन ऑफ H2। उससे पहले हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं ना 2 एडिशन, इनके सवाल करते हैं, 2-3 सवाल करते हैं ताकि वो एक बार रिकॉल कर सकें, फिर आपको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने एडिशन ऑफ H2O तक कंप्लीट कर लिया। अब हम एडिशन ऑफ HX और एडिशन ऑफ H2 इन दोनों के कुछ कॉमन क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ H2। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सवाल ये है, ध्यान से सुनिएगा, मैं 2 या 3 ही सवाल करवा रहा हूं, लेकिन सारा रिकॉल अपन इसमें कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे सवाल ये है कि अगर यहाँ पे इस तरह का कोई एल्कीन होता, इस तरह का कोई एल्कीन होता और इस एल्कीन की रिएक्शन, इस एल्कीन की रिएक्शन अगर आपको कहा जाता कि HCl से कराओ और HCl के साथ में अगर R2O2 भी दिया होता तो क्या प्रोडक्ट बनता, और अगर कहा जाता कि इसकी रिएक्शन HBr से कराओ और कहा जाता कि इसकी रिएक्शन HBr के साथ में ही कराओ, लेकिन यहाँ पे R2O2 भी ले लो। एक सवाल होता कि इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करवा दो, डाइल्यूट H2SO4। एक ऑप्शन में कहा जाता है कि इसकी रिएक्शन HgOAC2 इन THF और NaBH4 फर्दर H3O+ से करवाओ। और एक ऑप्शन में कहा जाता कि इसकी रिएक्शन B2H6 इन THF देन H2O2 OH- से करो। तो आपका क्या विचार है? इन सभी के आंसर्स आपको लिखना है। एक बार आप वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें, इन सभी के सॉल्यूशन लिख लें, उसके बाद जब मैं बताऊं तो मैच कर लें, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कर लो, तुरंत से इसके सॉल्यूशन लिखो कॉपी में और फिर मैच कर लो, फिर कर लो, ठीक है। चलो इधर देखो, कर लिया आपने। इसमें देखो अगर कार्बोकेटाइन बना तो जाहिर सी बात है ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा और कार्बोकेटाइन पहले जो बनेगा ना वो इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा ये वाला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और आपको पता है कि अगर एक मिथाइल शिफ्ट हो जाता है और जैसे ही ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट होता है तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट होने के बाद में जो नया कार्बोकेटाइन बनने वाला है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट के बाद में जो नया कार्बोकेटाइन बनने वाला है, ये नया जो कार्बोकेटाइन होना है ये कुछ इस तरह का होना है। आप देखिए
इस कार्बन पे एक मिथाइल पहले से था, एक मिथाइल उधर से माइग्रेट होके आ गया तो इस पे 2 मिथाइल आ गए। उस पे पहले 3 मिथाइल थे लेकिन एक मिथाइल माइग्रेट हो चुका है तो 2 मिथाइल बच गए हैं, तो यहां पे 2 मिथाइल बच गए और यहां पे एक कौन सा चार्ज आ गया, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट हो गया। क्लियर? तो इस तरह का ये स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, स्टेबल रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा। बताओ क्या HCl के साथ R2O2 है, क्या मार्कोनिकोव रूल लगेगा? यस। याद है HX के केस में एंटी मार्कोनिकोव रूल केवल एक ही जगह काम करता है, वो है HBr। और ध्यान देना HBr देने से ही एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगेगा। HBr के साथ क्या होना चाहिए, R2O2। अगर HBr के साथ R2O2 है तभी वो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाएगा, अदरवाइज वो हमेशा मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, तो आगे देखें, इसमें जो Cl आएगा ना वो इस कार्बन पर अटैक करने वाला है। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल लगेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, सभी केस होंगे। केवल एक ही जगह तो रीअरेंजमेंट नहीं होता है, कहां पे, HBr के साथ R2O2 दिया हो तब, क्योंकि वहां पे एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। अभी तक जो हमने पढ़े हैं, अभी तक हमने जितनी रिएक्शंस पढ़ी है एल्कीन की, उसमें केवल 2 जगह एंटी मार्कोनिकोव रूल आया। कहां पे? एक एल्कीन की रिएक्शन है HBr से करवाना, HBr के साथ क्या होना चाहिए, R2O2 होना चाहिए, उस केस में एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। एक केस और था, याद करो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का केस, इसमें भी एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। ठीक है, तो अब जरा मुझे बताएं आप कि इसमें जो कंपाउंड बनने वाला है, क्या वो ये वाला कंपाउंड बनने वाला है? ध्यान से देखना और बताना। बोलो क्यों ये कंपाउंड बनेगा, आपको ये बताना है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही इस कार्बन पे Cl आएगा तो क्या इस कार्बन पे जो 2 मिथाइल ग्रुप होगा एसिडीज रहेंगे ना, तो इस कार्बन पे 2 मिथाइल तो एसिडीज है और इस कार्बन पे एक और ऐड हो गया Cl, तो इस कार्बन पे एक Cl ऐड हो गया। बड़ा सिंपल। अच्छा, अगर इसकी रिएक्शन HBr से करेगा तो भी सेम प्रोडक्ट होगा। ध्यान से देखना, केवल Cl की जगह क्या आ जाएगा बाबा जी, Br आ जाएगा, क्योंकि यहां पे मार्कोनिकोव कार्बोकेटाइन सभी वही सीन होगा। अब मुझे बताना कि अगर यहाँ पे HBr के साथ R2O2 भी दिया है तो क्या इस केस में एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा? यस, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा और जो Br है वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजनों की संख्या, बोलो, जिस पे हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा होती है। तो आई एम सॉरी, प्लीज करेक्ट इट, आई मेड मिस्टेक, मैंने OH ग्रुप लिखा है, यहाँ पे आना चाहिए Br, यानी उस कार्बन पे Br जाएगा जिस पे हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा होती है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। और एंटी मार्कोनिकोव रूल केवल कहां लगेगा, वो एंटी मार्कोनिकोव रूल केवल वहीं लगेगा जहां पे HBr के साथ में R2O2 दिया होगा। नेक्स्ट, डाइल्यूट H2SO4, ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, यहां पे कार्बोकेटाइन जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है वहीं पे OH जाना है, तो ओवरऑल इसमें जो प्रोडक्ट बनना है, इसमें जो प्रोडक्ट बनना है तो वो ये बन जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, OH। याद करो, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है, मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। नेक्स्ट याद करो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, इसमें मार्कोनिकोव रूल तो फॉलो होता है लेकिन बिना रीअरेंजमेंट के, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता था इसमें, तो बिना रीअरेंजमेंट के OH उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है, तो यहीं पे OH ग्रुप ऐड हो जाएगा। बोलो कुछ आना, बोलो। लास्ट वाला जो है ना, देखो इसमें क्या होता था, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है, मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है, लेकिन ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकोव रूल तो फॉलो होगा लेकिन बिना रीअरेंजमेंट के, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में तो एंटी मार्कोनिकोव रूल में चला जाएगा, और एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा होती है वहीं पे नेगेटिव हिस्सा जाएगा। समझ आया? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक हमने सवाल लिया है जिसमें अभी तक जितनी हमने रिएक्शंस पढ़ी है उनको थोड़ा सीक्वेंस से करने की कोशिश की। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर तीसरा पॉइंट। ये तीसरा कौन सा पॉइंट है, मैं फिर से रिकॉल कराना चाहूंगा। 4 एडिशन हमने पढ़ने हैं, एडिशन ऑफ HX पढ़ चुके हैं, एडिशन ऑफ H2 पढ़ चुके हैं, अब है एडिशन ऑफ X2 और एडिशन ऑफ HOX। और याद करो शुरू की जो 2 एडिशन थे, एडिशन ऑफ HX और एडिशन ऑफ H2, ये दोनों क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जाते हैं, लेकिन जो 2 एडिशन बच रहे हैं, एडिशन ऑफ X2 और एडिशन ऑफ HOX, ये दोनों नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जा रहे हैं। यानी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में क्या होता था, एक इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल होता था, जिसके पास
खुद के पास लोन पेयर अवेलेबल होता है। ठीक है, अब जरा देखें, अगर किसी एल्कीन की रिएक्शन X2 से करें, एल्कीन ऑन रिएक्शन विद X2, तो यहां पे क्या होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों पे एक एक जो हेलोजन है वो ऐड हो जाएगा। एक हेलोजन यहां पे ऐड हो जाएगा तो एक हेलोजन यहां पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका ये प्रोडक्ट बनता है। कैसे करना है, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म ये कि जो X2 होता है, X2 पहले वही X प्लस और X माइनस की फॉर्म में ब्रेक होता है। ठीक है, और याद करो हेलोजन के पास में क्या लोन पेयर अवेलेबल है? यस, हेलोजन के पास भी लोन पेयर, यानी इसमें जो X प्लस है उसके पास कम से कम एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए था, तो अपने पास तो तीन लोन पेयर पड़े। ठीक है, तो X प्लस है यही अपना इलेक्ट्रोफाइल है, और जो X माइनस है ये अपना न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब एल्कीन की रिएक्शन जब इससे करवाते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड देन CH2। अब एल्कीन की रिएक्शन जब हम किससे करवाएंगे, जब X प्लस से करवाएंगे जिसके पास खुद का लोन पेयर भी है, तो क्या होगा, तो जो सिचुएशन बनती है वो इस तरह की सिचुएशन बनती है। आप देखें कि यहां पे पहले ये CH3 CH प्लस और CH2X ये बना ले। आपको तो पता नहीं ये बॉन्ड इधर की तरफ में ब्रेक होना, क्यों ब्रेक होना है, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल बनता है। लेकिन क्या ये यहां पे टिकेगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में आपने देखा था कि ये लोन पेयर यहां पे खुद से अटैक कर जाता था और साइक्लिक हेलोनियम आयन बना लेगा, वही इसका इंटरमीडिएट होता है। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको मैं डाला, पहले मैं लिख देता हूं इस बात कि CH3 CH और CH2 ये वाला जो हेलोजन एटम है ये यहां पे अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करके खुद पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट कर लेता है, और फाइनली ये वाला जो बना है कंपाउंड यही अपना इंटरमीडिएट होता है। दिस intermediate is haloneum ion, cyclic haloneum ion is intermediate, so no carbocation, no freely carbocation, so no intermediate carbocation बना है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है, क्योंकि आपको तो मालूम है ना, जहां पे कार्बोकेटाइन बनता है वहीं पे रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बना है, हेलोनियम आयन बना है, और वो भी साइक्लिक हेलोनियम आयन बना है, तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है। नो कार्बोकेटाइन तो नो रीअरेंजमेंट। लेकिन आप एक बात देखें, इस X प्लस ने एक तरफ से घेर रखा है इसको, तो अब यहाँ पे इसमें इस मॉलिक्यूल में कौन अटैक करेगा? इस मॉलिक्यूल में आएगा दूसरा X माइनस, और वो जो दूसरा X माइनस होगा ना वो इसके बैक अटैक करेगा। बैक अटैक क्यों? क्योंकि एक साइड से तो इस X प्लस में घेर रहेगा, तो अब इधर से तो X माइनस आ नहीं सकता क्योंकि ग्राउंडिंग त्रिविम आता है इधर, तो इसको बैक अटैक करना पड़ेगा। इसलिए हमने दोनों X को एंटी एडिशन में लिया, एक अगर नीचे आएगा तो एक ऊपर की तरफ आएगा, एक ऊपर आएगा तो दूसरा नीचे आएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक जो हेलोनियम आयन बना है साइक्लिक हेलोनियम आयन, ये जो साइक्लिक हेलोनियम आयन बना है इसमें एक तरफ से इसमें घेर रखा है, तो अब ये दूसरी तरफ से आएगा। अच्छा, दूसरी तरफ भी कहां आएगा? ये बॉन्ड यू ब्रेक करके यहां पे अटैक करेगा, या इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहां पे अटैक करेगा। जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा वहीं पे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो 2 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये यहीं पर अटैक करेगा। तो फाइनली इसमें बन जाएगा CH3 CH, ये X माइनस इधर से आया, इधर से आया अटैक करके, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया है, तो ये आ गया CH2 और यहां पे आ गया X। तो जैम डाइहैलाइड और विसरल डाइहैलाइड आपने पढ़ा, तो ये विसरल डाइहैलाइड। जैम में क्या होता था, एक ही कार्बन पे 2 हैलाइड आते हैं, और विसरल में अगल बगल कार्बनों पे 2 हैलाइड आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बना है, और इसमें कोई जो इंटरमीडिएट है वो साइक्लिक हेलोनियम आयन। कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। पहला की पॉइंट, इसमें जो इंटरमीडिएट होता है, अच्छा जो पहला स्टेप है ना यही स्लो स्टेप है, इसलिए तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो जाहिर सी बात है यही वाला स्टेप आ रहा है। सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप होता है, तो जो इसका फर्स्ट स्टेप है, पहले मुझे बताओ क्या ये एडिशन है? यस, क्यों? डबल बॉन्ड को तोड़ के एक X2 ऐड किया, और अगर ये एडिशन है तो कौन सा एडिशन है, किस टाइप का एडिशन है? क्या पहली स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल है? सेम कहानी होगी। सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन,
सेकंड पॉइंट देखें, क्या इसका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप उसमें x प्लस का अटैक हुआ या x प्लस ऐड हुआ, और क्या वही स्टेप स्लो स्टेप है, और क्या वही स्टेप RDS भी है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देखें, और इसका जो सेकंड स्टेप है, इसका जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप जो है ना उसमें x माइनस का एडिशन हुआ, और x माइनस का एडिशन हुआ है, और x माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, और ये फास्ट स्टेट में एडिशन कर रहा है। फोर्थ पॉइंट, इसका जो इंटरमीडिएट बना है, इसका जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या बना है, इंटरमीडिएट बना है साइक्लिक हेलोनियम आयन। साइक्लिक हेलोनियम आयन यहाँ इंटरमीडिएट है। क्या है इसमें रीअरेंजमेंट की कोई संभावना रहेगी, तो हम कहेंगे कि इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है, नो रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट आप देखें 6 पॉइंट, नंबर 6 का पॉइंट देखें। इसमें अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इस बात पे डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस बात पे डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और यहां पे इंटरमीडिएट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक हेलोनियम आयन, इट इज इंटरमीडिएट। तो स्टेबिलिटी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक हेलोनियम आयन, साइक्लिक हेलोनियम आयन। इसमें दो नोट में लिखूंगा। पहला नोट, इसमें F2 को ऐड नहीं किया जाता, और दूसरा नोट कि इसमें I2 को भी ऐड नहीं किया जाता। ऐसा क्यों हुआ कि F2 और I2 इस रिएक्शन से ऐड नहीं किए जा सकते? तो नोट नंबर 1 का रीजन सुनो, रीजन फॉर नॉट 1। तो नॉट फर्स्ट का रीजन ये है कि जब F2 से एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं, जब F2 से एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं, अगर किसी एल्कीन की रिएक्शन हम F2 से करें, तो यहां पे एक जो इंटरमीडिएट बनने वाला है फर्स्ट स्टेप में, वो इंटरमीडिएट होता है कुछ इस तरह का, F प्लस बने, और ये बड़ा एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक होता है। आपको तो पता है कि फ्लोरीन पे पॉजिटिव पॉसिबल नहीं, तो हम कहते हैं कि ये नॉट पॉसिबल, ये जो कंपाउंड है ये पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल नहीं होने की वजह से ये रिएक्शन नहीं होती, या F2 को ऐड नहीं किया जाता क्योंकि ये बड़ा एक्सप्लोसिव है, ये बड़ा विस्फोटक है, ठीक है, ये बड़ा ही एक्सप्लोसिव है, बड़ा विस्फोटक है, विस्फोटक होने की वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर I2 क्यों ऐड नहीं हो सकता? I2 के केस में हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर I2 को ऐड करते हैं, तो एक इस तरह का कंपाउंड बनता है CH3 CHI और CH2I। तो जो 1,2 आयोडो होता है ना, 1,2 आयोडो, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। 1,2 आयोडो इज वेरी अनस्टेबल, क्योंकि बल्कि ग्रुप जो होता है ना वो अवेलेबल नहीं रह सकते, तो ये तुरंत ही I2 वापस उड़ जाता है, और ये कंपाउंड अगर कहीं बना भी होता है ना, तो हम कहते हैं कि ये कंपाउंड तुरंत ही I2 को आउट करके वापस से डबल बॉन्ड बना देता है। तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है तुरंत, मतलब 1,2 स्थिति पे आयोडीन ग्रुप जो है ना वो टिक नहीं सकते, तुरंत ही वापस I2 निकाल के डबल बॉन्ड बना जाता है। तो फाइनली मैं कहना ही चाह रहा हूं कि अगर F2 ऐड करवाना चाहे पॉसिबल नहीं है, I2 ऐड करवाना चाहे पॉसिबल नहीं है। F2 क्यों नहीं पॉसिबल है साहब? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीनियम आयन बनेगा, साइक्लिक फ्लोरीनियम आयन, जो पॉसिबल नहीं है। फ्लोरीन पे पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है, बड़ा ही एक्सप्लोसिव होता है, कि बड़ा विस्फोटक होता है, ठीक है ना। फ्लोरीन पे पॉजिटिव संभव नहीं है। ये क्यों संभव नहीं है आयोडीनेशन, मतलब I2 क्यों नहीं ऐड हो सकता? क्योंकि यहाँ पे जो 1,2 आयोडो बनेगा ये पॉसिबल नहीं है। 1 और 2 नंबर पे अगर बगैर स्थितियों में 2 आयोडीन ग्रुप नहीं रह सकते, तो तुरंत वहां से क्या होता है, तुरंत वहां पे I2 आउट हो जाएगा और फाइनली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, तो वो रिएक्शन वापस से सेंड हो जाती है, मतलब बैक हो जाती है, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करूं तो दो ही बचे, Cl2 और Br2। तो Cl2 और Br2 में किसका रेट ज्यादा है? तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं
रेट ऑफ रिएक्शन की, तो Cl2 और Br2 में किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? Cl2 का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा या Br2 का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? तो वो डिपेंड करेगा ऑन स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक क्लोरीनियम आयन और साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन। हम बना के देखते हैं। अगर हम बात करें Cl+, तो एक तो ये है, और एक हम बात करें CH2 और Br+, तो इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा निकलेगा। ठीक है ना? एक बात मुझे बताओ कि अगर मान लो एक तो छोटे परमाणु पे पॉजिटिव, एक बड़े परमाणु पे पॉजिटिव, कौन सा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है? छोटे मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है या बड़े मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है? जरा ध्यान से सुनो। Cl और Br में किसकी साइज ज्यादा है? तो Br की साइज ज्यादा है। जब परमाणु का आकार बढ़ता है तो बंध लंबाई भी बढ़ती है। जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है वैसे वैसे क्या दो परमाणुओं के बीच की बंध लंबाई बढ़ेगी? तो एक बात बताओ, क्लोरीन की साइज कम है, इसकी जो साइज है वो कम है, और ब्रोमीन की साइज बहुत ही ज्यादा है। तो अगर ब्रोमीन की साइज ज्यादा होगी तो क्या इसमें जो बॉन्ड लेंथ होगी ये वाली, ये भी ज्यादा होगी, तो क्या रिंग की साइज थोड़ी ज्यादा होगी। लेकिन क्लोरीन की साइज कम है तो रिंग भी छोटी होगी। समझ नहीं पाए? तो कहां पे त्रिविम बाधा ज्यादा रहेगी, कहां पे बंधों के बीच में तनाव ज्यादा रहेगा, छोटी रिंग में या बड़ी रिंग में? तो हम कहेंगे छोटी रिंग में बंधों के बीच में तनाव ज्यादा रहता है। क्यों? रिंग छोटी होगी तो बॉन्ड भी एक दूसरे के आसपास होंगे, और आसपास होंगे तो इन बॉन्ड्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी होगा, जिसकी वजह से वो दूर दूर जाना चाहेंगे, रिंग ब्रेक होना चाहिए। और आपको तो वैसे ही पता है कि 3 कार्बन या 3 मेंबर की जो रिंग होती है वो अनस्टेबल होती है, एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पे साइज भी कम है तो रिंग छोटी होगी, बॉन्ड भी नजदीक होना है। ठीक है, लेकिन Br की साइज ज्यादा होने की वजह से वहां पे एंगल स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है। तो त्रिविम बाधा या हमें बंध तनाव पूछे तो इसमें बंध तनाव ज्यादा होगा, उसमें बंध तनाव कम होगा, उसमें एंगल स्ट्रेंथ जो होती है ना वो कम होती है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें, ऑर्डर किसका है साहब? ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ब्रोमीनियम आयन वाला जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल है। तो अगर ब्रोमीनियम वाला ज्यादा स्टेबल है तो जाहिर सी बात है कि जो Br2 का एडिशन है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है ना? ब्रोमीन वाला जो साइक्लिक कटाइन है वो क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि वहां पे एंगल स्ट्रेंथ कम है। क्यों वहां पे एंगल स्ट्रेंथ कम है? क्योंकि वहां पे ब्रोमीन की साइज बड़ी है, साइज ज्यादा होने की वजह से रिंग में बंधों के बीच में तनाव कम होगा। लेकिन Cl की साइज कम है, साइज कम होने की वजह से रिंग की साइज कम होगी तो बॉन्ड के बीच में तनाव ज्यादा होगा। तो हम कहते हैं कि क्लोरीन और ब्रोमीन में Br2 और Cl2 में Br2 का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है कंपेयर टू Cl। ठीक है ना? अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, और इसमें एक चीज और देखना, इसमें भी ओवरऑल मार्कोनिकॉफ रूल ही लगा है। सर क्या बात कर रहे हो? ध्यान से सुनो। मार्कोनिकॉफ रूल कैसे? कि हमने कहा है कि X2 का एडिशन होता है, तो X2 के एडिशन में X प्लस और X माइनस दो ही तो तरह के रिएजेंट हैं। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन को देखो ना तो जो माइनस वाला हिस्सा है ना वो उस कार्बन पे गया है जिसका हाइड्रोजन लोकेशन या कम होती है, जो नेगेटिव हिस्सा है वो उसी कार्बन पे तो गया है जिस दूसरे कार्बन पे नेगेटिव। सर यहाँ तो दोनों Cl है Br, तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन फर्क पड़े। अगर ICl पूछ लिया तो खैर अभी वो बात की बात है, लेकिन मुझे इतना बताओ कि जो नेगेटिव हिस्सा है क्या वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे गया है जिसका हाइड्रोजन की संख्या कम होती है? डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे गया है जिसका हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो हम कहेंगे कि यहां भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है ना वो इस रिएक्शन में भी फॉलो होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना? अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 3-4 क्वेश्चन करते हैं, फिर नंबर 4 एडिशन ऑफ HOX